में डिस्कस कर लिया था कि ऑन मूविंग इन अ पर्टिकुलर। सो पहला जो हम प्रॉपर्टी करने वाले हैं दैट इज़ योर एटॉमिक रेडियस। फाइन, सो पहली प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost orbit, that is called as the atomic radius. फाइन, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है एक एटम का, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंस शेल. सो उतना जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस. फाइन, so supposing I say this is my atom, this is my nucleus, okay, this is the center of the nucleus, and then you have supposing बहुत सारे shells हैं और ये है तुम्हारा outermost shell, ठीक है. next shell, so this distance from the center of the nucleus to this is called as your atomic radius. Fine, now this is my atomic radius. Now moving further, so अब क्या होता है now, because atoms are very small particles, atoms are very small particles, तो एक पर्टिकुलर एटम को पकड़ करके उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पकड़ करके मतलब उसका साइज मेजर करना या उसका एटॉमिक रेडियस मेजर करना इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बिकॉज दे आर सो स्मॉल. और तुम्हारे पास कोई इतना ऑपरेटर्स भी नहीं होता है जिसको तुम पकड़ करके कर सको. मतलब मिनिमम तुम्हारे पास वर्नियर कैलिपर्स हैं या स्क्रू गेज है, बट ये तो स्क्रू गेज से भी छोटा हो जाने वाला है. सो एटम्स आर वेरी स्मॉल. सो आज की डेट में हमारे पास टेक्निकली कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम यूज़ कर करके एक एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट निकाल पाएँ. नो ऑपरेटर्स इज देयर फॉर अस. तो हम लोग एक अप्रॉक्सीमेटेड एटॉमिक रेडियस निकालते हैं, एक अप्रॉक्सीमेटेड एटॉमिक रेडियस हम लोग निकालते हैं. एंड व्हाट आर द वेज टू कैलकुलेट दीज एटॉमिक रेडियस, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वी हैव सर्टेन वेज टू फाइंड द एटॉमिक रेडियस. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. ओके, सो मूविंग ऑन दैट, सो एटॉमिक radius of an atom depends on two factors. There are two factors on which it is dependent. Okay, now what are these factors? Let us go with them. So the first factor in this case is the first factor in which the atomic radius tend to depend. So उसमें सबसे पहला factor मेरे पास आता है, that is called as your effective nuclear charge. That is called as effective nuclear charge. Now what do you mean by effective nuclear charge? What do you mean by effective nuclear charge? ओके, एंड बार बार मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखना पड़ेगा, तो इसको शॉर्टकट में आई विल यूज द सिंबल Z इफेक्टिव. So what do you mean by effective nuclear charge? You know that the nucleus is positively charged and the electron is negatively charged. So there will be an attractive force acting between the electron and the nucleus. तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो व्हाट इज दिस? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स द अट्रैक्टिव फोर्स between the nucleus and the electron is called as
effective nuclear charge. This is called as effective nuclear charge. ओके, सो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. फाइन. सो अब क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? सो टेल मी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, ये किस पे डिपेंड करेगा? कितने प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स कहाँ से गवर्न होते हैं? एटॉमिक नंबर से. ओके, सो what is it about? Now my effective nuclear charge will depend upon कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन atomic number. Sorry, it depends on atomic number. तो in total what can I say? अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ कि मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पे. सो माय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर. ओके, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर. ओके, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? इट इज एन एटॉमिक नंबर एंड इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस टाइप का फोर्स है? सो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. सो दैट मीन्स व्हाट? अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स व्हाट? अगर ये फोर्स मेरा ज़्यादा हुआ, तो क्या हो जाएगा? मोर अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स देयर विल बी अ श्रिंकिंग इन साइज. तुम और ज़्यादा उसको पास में पुल कर रहे हो तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा होने लगेगा. दैट मीन्स व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर विच इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, and because of being this attractive force, what will happen? You will experience a more attraction towards the nucleus and the size will decrease. Size decrease का मतलब क्या है? atomic radius will decrease. attractive force ज़्यादा आने से क्या हो जाएगा? atomic radius decrease कर जाएगा. and inverse relationship, they are having an inverse relationship. okay, fine. सो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. दूसरी चीज़ दिमाग में ये आती है कि अगर ऐसा ही चल रहा है तो इसका मतलब है जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होता जाएगा उतना छोटा साइज हो जाना चाहिए, लेकिन साइज उतना छोटा क्यों नहीं होता है? सो देयर इज अनदर फैक्टर विच इज़ डिपेंडेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज, एक और फैक्टर है ऑन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स, दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, और कुछ लोग ये कहते हैं इसको, दे आर कॉलिंग इट एज शील्डिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. फाइन. सो क्या हो जाता है? सो देखो क्या होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा एक इनर ऑर्बिट है और ये मेरा एक आउटर ऑर्बिट है. पहले इनर आएगा फिर आउटर आएगा ना. पहले इनर ऑर्बिट आएगा फिर आउटर ऑर्बिट, और पहले इनर ऑर्बिट फिल होता है फिर आउटर ऑर्बिट में फिलिंग होता है. सो दिस इज योर न्यूक्लियस. ओके, सो इसका एटॉमिक नंबर हाई है. सो एटॉमिक नंबर हाई होने का मतलब है एटॉमिक नंबर इज हाई. एटॉमिक नंबर हाई होगा तभी तो हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाएगा. सो अगर एटॉमिक नंबर हाई है and effective nuclear charge is going to be also high. Now if effective nuclear charge is high, that means what? This nucleus will pull the electron strongly. So outermost electron will be pulled by the nucleus strongly, pulled by the nucleus with a strong force of attraction. So it will be pulled by the nucleus strongly. फाइन. उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा होगा इसको. ठीक है, इट विल ट्राई टू पुल द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज यू कॉल इट एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. फाइन. लेकिन ये कौन सा शेल है? ये आउटर मोस्ट शेल है. तो आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल.
और उसके अंदर जो लाई करता है, वैलेंस शेल के जस्ट अंदर जो लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। सो देखो न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस आर देयर, सो दैट इज व्हाई दे आर एक्सपीरियंसिंग अ attractive pull towards each other, and this is very high. But the penultimate shell contains electrons, and what is the charge on the electron? Negative. And what is the charge on the valence shell electron? Negative. They are unlike charges. What do unlike charges do? What do the unlike charges? They repel. Okay, so unlike charges repel. That means charges repel. So now that means along with the attractive force between the nucleus and the electron, there is another repulsive force also acting, and it is acting Like between what? Sorry, like charges. Yes, Yeah, sorry. like charges. Yes, like charges. Fine. So there is also a repulsive force acting between the electrons. तो देखो एक ये force लग रहा है और एक force और लग रहा होगा, वो force किसके किसके बीच में लग रहा है? Between the valence shell and the penultimate shell, they are repelling each other. That will be a repulsive force. So what is happening? What is the effect? So see, this is acting as the barrier. जो penultimate shell वाले electrons हैं, they are acting as the barrier for the valence shell electron to go further inside. ये जाना चाहता है लेकिन इसको repel कर करके वापस भगा दे रहा है. ओके, सो दे आर एक्टिंग एज ए स्क्रीन, मतलब तुम दीवार के आर पार नहीं देख पा रहे हो क्योंकि दीवार एक तरीके से स्क्रीन या शील्ड की तरह काम कर रही है. फाइन. सो दीज पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर एक्टिंग एज द shield for the valence electron to move further inside. Okay, so what is it? So that is what we are doing over here. So what is it about? That is penultimate shell electrons repel the valence electron from moving closer to the nucleus. Okay, it is preventing the electron to move closer to the nucleus, moving closer to the nucleus, okay. So despite of having high effective nuclear charge, nuclear force, still the valence electron is not able to come very close to the nucleus. What is the reason for this? Because it experiences a repulsion from penultimate shell electrons. Okay, so despite high effective nuclear charges, okay, that is your attractive forces, the valence electron is not able to reach closer to the nucleus okay. What is the reason for this? Because the penultimate electrons act as the shield or the barrier. The penultimate electrons act as penultimate electrons repel them. Okay, so you can say hence they act as a barrier, or you can call it as a shield, or you can call it as a screen, and the effect will be called as what? Screening effect. So this is called as your screening effect. और screening effect को मैं symbol psi से represent करूँगी क्योंकि every time it is not possible to write the whole thing, so I am going to use a symbol psi for this particular thing. Okay, fine. So I am representing it by a symbol psi. So actually तुम्हारा atomic radius के देखो ऊपर देखो. फाइन. अब हमारे पास दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं.
my atomic radius is governed by two forces. Okay, basically अगर मैं इसको sum up करूँ जो भी मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया, so basically atomic radius is governed by two forces. Atomic radius is governed by two forces, and what are these forces? First one is effective nuclear charge, and which is which type of forces? It is an attractive force. Effective nuclear charge, which is an attractive force, and second thing is your screening effect, which is a repulsive force. So tell me, is the direction of the forces same? Is the direction of the forces same? देख कर बताओ. It is opposite. So when the direction of the forces is different, what do? You add or you subtract? What do you do? Subtract. Because their directions are opposite. एक attractive है और एक repulsive है. So हमारा जो atomic radius होगा, it will depend on, or you can say it will be the function of net force. और net force हम लोग कैसे निकालेंगे? Effective nuclear charge minus this. So my atomic radius will be basically a function of, atomic radius will basically be a function of, okay, it will be a function of net force, and net force हमारा कैसे आएगा? It will be Z minus shielding effect, and ये Z minus shielding effect हो जाएगा. ओके, एंड ऑब्वियस सी बात है Z बड़ा होगा, क्योंकि अगर शील्डिंग इफेक्ट बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं आएगा, वो कहीं भाग जाएगा. तो Z बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्सेस आएंगे, बट वो उसकी पकड़ में रहेगा. इट विल बी हेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. और एटम तो तभी बनेगा ना व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग हेल्ड बाय द न्यूक्लियस. सो यहाँ पर हमारा पास ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है विच आई विल एक्सप्लेन लेटर. बट एज आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हमें ना एटॉमिक रेडियस निकालना नहीं आता है, बिकॉज हमारे पास अभी तक कोई ऐसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस को प्रॉपरली निकाल सकें. कोई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने के कारण तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं. तो एटम को तो निकालना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज यू डोंट हैव एन एटम एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. एटम्स जनरली आर एग्जिस्टिंग इन द कंबाइंड फॉर्म. एटम्स हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं. सो किस टाइप के कंबाइंड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं वो हम लोग करते हैं. सो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. नाउ मूविंग टू दी, जैसे हमने टेक्निक यूज़ करी उसके हिसाब से हम लोग उनको क्लासीफाई कर रहे हैं. सो मूविंग टू दी टाइप्स ऑफ atomic radius. So types of atomic radius. तो पहला इसमें I am going for covalent radius. First type is called as covalent radius. So this is used for the molecules जो कि covalently bonded होते हैं. Okay, this type of radius is used for the molecules which are covalently bonded. So this type of radius is used for the molecules which are covalently bonded. Covalently bonded. Can you give me an example जिनकी covalent bonding होती है? Like हाइड्रोजन हो जाए या ऑक्सीजन हो जाए, Cl2 हो जाए, N2 हो जाए, और यस HCl हो जाए. हम लोग होमोएटॉमिक करेंगे क्योंकि HCl हमें होमोएटॉमिक करना है. क्यों होमोएटॉमिक करना है? क्योंकि अदरवाइज जब हम निकालेंगे ना तो हमारी वैल्यू परफेक्ट नहीं आएगी. तो वी आर बेसिकली गोइंग फॉर होमोएटॉमिक स्पीशीज. ओके, मतलब फ्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए. और होमोएटॉमिक क्यों लिया है वो तुम्हें अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो वो समझ में आ जाएगा. फाइन. सो यस, ओके फाइन, नो वन इज, ठीक है. सो नाउ सी व्हाट इज इट अबाउट. सो हाउ इज अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म. सबसे पहले तो हम लोग ये बंद करते हैं. सो यू ऑलरेडी नो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. कोवलेंट, यस मैम, वो पिछली वाली स्लाइड में जब आप पेनल्टीमेट वाला शेल का बता रही थी तो उसमें वैलेंस शेल के साथ पेनल्टीमेट शेल भी तो अट्रैक्ट नहीं होगा न्यूक्लियस. हाँ, तो मैंने कब बोला कि नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, बट उसको काउंटर करने के लिए उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो उसको पुश कर रहा है. उसको काउंटर करने के लिए भी
न्यूक्लियस के बाद जस्ट बाद वाला शेल के लिए तो कोई नहीं है। तो बेटा उसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा है ना कि जहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, ऑर्बिट्स ऐसे रैंडमली नहीं मेंटेन हो जाते हैं ना, वहाँ पे हमने पढ़ा है कि जहाँ इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रियम मीन्स जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्चुअली, जो मैं जेड इफेक्टिव बोल रही हूँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और एक सेंट्रीपीडल फोर्स होता है, वो जहाँ पर इक्वल होते हैं वहीं पर ही ऑर्बिट बनता है। दैट वाज योर फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्ड्स थिंग, दैट कि वो क्वांटाइज्ड होते हैं, ऐसे रैंडमली कहीं पे भी नहीं बन जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट वाला। हाँ ठीक है, सो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर फॉल नहीं करेगा, अदरवाइज एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके अगर मून अर्थ के अंदर गिर जाता है आगे तो मून की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट नहीं गिरता है। उसका लॉजिक वही है कि सेंट्रीपीडल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस्ड है। ओके सो बस हम लोग ये कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को बैलेंस तो किया इक्विलिब्रियम से, लेकिन फिर भी अंदर क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि ये और इसकी एटॉमिक रेडियस में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अब समझा लॉजिक? ओके चलो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? सो बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ it is formed by sharing of electrons. So overlapping of, you can say, orbits. Okay, because why do you tend to overlap? Because covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons. ये हम लोगों ने atomic oxidation number के टाइम पे किया भी था. So mutual sharing of electron, like hydrogen atom कैसे बनता होगा? हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस हो गया और इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, बट इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिर यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन आया और इसको भी एक और चाहिए, तो इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिट ऐसे पास में ले आते हैं कि हमेशा हमारे एक इलेक्ट्रॉन हमारी ऑर्बिट में रहेगा। सो ये देखो ये ओवरलैपिंग हो गई, इनके ऑर्बिट्स की ओवरलैपिंग हो गई। सो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स की वजह से। सो हमें ना एक एटम का रेडियस निकालना नहीं आता है, लेकिन हम मॉलिक्यूल का रेडियस निकाल पाते हैं। फाइन, क्योंकि ये हमें ये देखो ये तुम्हारा एक कोवलेंट रेडियस हो गया, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। सो हम एटम का रेडियस नहीं निकाल पाते हैं, बट हमें मॉलिक्यूल का रेडियस पता चल जाता है, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो पता चल जाता है। ओके सो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कोवलेंट रेडियस? तो ये डिस्टेंस अगर सपोजिंग d है, ये डिस्टेंस अगर मेरा कैपिटल D है, सो व्हाट विल आई से? कोवलेंट रेडियस कितना हो जाएगा? कोवलेंट रेडियस विल बी इक्वल टू हाउ मच? d/2। चेक करो, हम बोलेंगे हाँ ठीक है इतना d/2 है, बट ये क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है? कोवलेंट रेडियस क्या एटॉमिक रेडियस के एग्जैक्ट आ रही है? इससे कम आ रही है। देखो कोवलेंट रेडियस जो हमने बोला d/2 इज लेसर देन द एक्चुअल रेडियस ऑफ द एटम। व्हाई? ऑफ एटम। क्यों एक्चुअल से लेस है? क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग में लॉस हो रहा है, जो कि हमें पता ही नहीं है। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं आई है जो हमारा ओवरलैपिंग वाला जो रेडियस है, जो कितना लॉस हो रहा है, वो हमें बता पाए। सो अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं पता है। सो इसलिए ईजीएस्ट मेथड यही है कि आज की डेट में जब भी हमें किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल का रेडियस निकालना हो जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, तो उस केस में हम लोग d/2 कर देते हैं। फाइन, और ये ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल से थोड़ा सा कम आता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो काम चला रहे हैं अभी हम, बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं। अब तुम्हें एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, किसी ने मुझे बोला था HCl, तो मैं HCl क्यों नहीं ले सकती? कैन यू अंडरस्टैंड द रीज़न नाउ? क्योंकि H का साइज़ छोटा होगा और Cl का साइज़ बड़ा होगा। जब हम HCl मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर हम लोगों ने हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया तो उन दोनों के साइजेस डिफर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो एक का साइज बड़ा और एक का साइज छोटा।
So obviously when you are going to do covalent radius is equal to d by 2. So don't you think क्या हो जाएगा, जिसका रेडियस कम आना चाहिए इसका जो हाफ होगा वो समवेयर इधर आएगा. सो जिसका रेडियस कम आना चाहिए वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आने लगेगा और जिसका ज़्यादा आना चाहिए वो कंपैरेटिवली कम आने लगेगा. तो एक तो वैसे ही एरर हो रहा था, प्लस तुम स्कोप ऑफ एरर और इंक्रीज कर रहे हो. इसलिए हम लोग हेट्रोएटॉमिक के लिए कोवेलेंट रेडियस डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ किसके लिए करेंगे, होमोएटॉमिक के लिए. ओके, आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड आई टेक योर डाउट्स. एटॉमिक रेडियस की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, दैट इज योर मेटालिक रेडियस. सो इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बता दिया था बेटा यूनिट्स ऑफ रेडियस क्या होगी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रॉन्स, पिकोमीटर, नैनोमीटर. डिस्टेंस का जो भी यूनिट होता है वही रेडियस का यूनिट होगा. डिस्टेंस तुम कैसे मेजर करते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सो इसलिए हम इसका यूनिट पिकोमीटर में, नैनोमीटर्स में, ऐसे किसी उसमें मेजर कर लेते हैं. सो मेटालिक रेडियस तो तुम्हें मैंने पहले भी कराया था फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस में कि हमारे ज़्यादातर पीरियड के 11 गैसेस होती हैं. ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि बाकी नॉन मेटल्स होते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्शन कम्स फ्रॉम मेटल्स. मेजॉरिटी फ्रैक्शन पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही हैं. सो मेटल्स के केस में क्या होता है, उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है. देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटल्स. इन फैक्ट देयर इज मेटालिक बॉन्डिंग. सो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एटम्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. द एटम्स आर प्लेस्ड close to each other and there is no overlapping. So see, in case of metallic bonding what is happening, the atoms are placed because there is no covalent bonding, so इसलिए कोई overlapping वाला logic नहीं है and that means atoms are placed close to each other, touching, almost touching, close to each other and they are almost touching them, touching. Okay, so closest to each other, जितना आप close में जा सकते हैं उतना होते हैं without any kind of overlapping. So there is no overlapping happening in this particular case. वहाँ पर हमारा कुछ रेडियस लॉस हो रहा था क्योंकि वहाँ ओवरलैपिंग हो रही थी, बट यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है. फाइन. अब फिर से वही लॉजिक है कि हम एक एटम को अलग कर करके रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. सो आई कैन फाइंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी डी. दिस डिस्टेंस इज कमिंग टू बी डी. ओके, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी डी. सो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी डी and if it is coming out to be d, so इसका जो रेडियस है ये इतना ही तो रेडियस पार्ट होगा. so ये रेडियस कितना हो जाएगा, it will become r by 2, sorry d by 2, and ये कौन सा रेडियस है, मेटालिक रेडियस है. so metallic radius will become, that is I am representing by a symbol r, it will become d by 2. and what do you think, metallic radius is actual radius, yes or no? मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू द एक्चुअल रेडियस, येस और नो? येस. देखो यहाँ पे ना मेरा कोई एरिया लॉस हो रहा है ना मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ. सो मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एक्चुअल रेडियस. जो भी मेरा मेटालिक रेडियस होता है वही एक्चुअल रेडियस ऑफ द एटम के इक्वल आता है. इट इज इक्वल टू द एक्चुअल रेडियस ऑफ एटम. सो मोस्ट प्रिसाइज है यहाँ पर. और कब यूज करोगे इसे, कब यूज़ करोगे मेटालिक रेडियस, जिसका भी मेटल के लिए यूज़ करना है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बोला जाए सोडियम के लिए निकालो, आयरन के लिए निकालो, पोटाशियम के लिए निकालो, जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए तुम इस रेडियस को ही यूज़ करते हैं जो कि ऑलमोस्ट प्रिसाइज आता है. इट कम्स टू बी द सेम. ओके, ऑलमोस्ट सेम आता है. ओके, यस बेटा शिवांश, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं होमो एटॉमिक के लिए ही कर रहे हैं, हेट्रोटॉमिक नहीं लेना है. पहले ही समझा दिया था, सारा कुछ होमोटॉमिक के लिए कर रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ रेडियस के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियस. वैन डर वाल्स रेडियस. फाइन.
सो लास्ट टाइप थर्ड कैटेगरी ऑफ जिस रेडियस में हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज़ योर वैन डर वाल्स रेडियस. अब देखो ये कब यूज़ करना है, वैन डर वाल्स रेडियस. सो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं या आइडियल गैसेस हैं, नोबल गैसेस या ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, जो हमारे ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम लोग कैसे डिफाइन करें, क्योंकि उनके बीच में तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है. दे डोंट नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग. वाई दे डोंट नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग? बिकॉज उनको उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ना उनकी मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना उनके पास वैन डर. पिक्चर इज नॉट क्लियर. बेटा व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई एम टेलिंग यू दैट मच. ठीक है. सो वी डोंट हैव, आई विल एक्सप्लेन इट एंड देन इट विल बी क्लियर. फाइन, आई कांट गेट. सो व्हाट इज इट अबाउट कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है. सो क्या होता है, व्हाट इज इट, दे ट्राई टू कम क्लोजर. भाई क्लोजर तो आने की कोशिश तो करेंगे ही ना, दे विल ट्राई टू कम क्लोजर. फाइन. सो हाउ डू दे ट्राई टू कम क्लोजर, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हमारा वैन डर वाल फोर्सेस. ओके, तो क्या होता है, दो एटम्स हैं जो कि नोबल गैसेस है, दे आर ट्राइंग टू कम क्लोजर. एक्चुअली यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, दे आर ट्राइंग टू कम क्लोजर. फाइन. क्यों क्लोजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से एक अट्रैक्टिव पुल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो क्या होता है, इन एक दूसरे के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, इफ दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो यहाँ पर जो लिखा है वो यही है, मतलब रिपल्शन हैपेंस. ओके, रिपल्शन स्टार्ट्स हैपनिंग एंड देन एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होगा. यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे, यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो गए. अब तो तुम समझ पाओगे ना. ठीक है. और यहाँ रिपल्सिव बहुत ज़्यादा पास में आ गए तो क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए. तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होगा जहाँ पर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू दी रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पर जाकर के दोनों एटम्स एक दूसरे से मतलब स्टेबलाइज कर जाएंगे. ओके. हाँ, वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो सकता था, वो न्यूक्लियस रिपल्शन भी हो सकते थे, मतलब मल्टीपल रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं. सो यहाँ पर एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास आने से रिपल्सिव फोर्सेस आ गए. तो यहाँ पर ये ऑप्टिमम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दिस इज माय ऑप्टिमम डिस्टेंस. इतनी डिस्टेंस पर हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये ऑप्टिमम डिस्टेंस है. सो अब क्या है, नाउ सेम वे इफ आई एम सेइंग कि तुम्हारा इंटर अटोमिक जो डिस्टेंस है इज सपोजिंग डी, इंटर अटोमिक डिस्टेंस जो है, इफ आई कॉल इट एज डी, कैपिटल डी. ओके, एंड व्हाट इज माय इंटर अटोमिक डिस्टेंस, दिस इज माय इंटर अटोमिक डिस्टेंस, दिस इज डी. सो टेल मी व्हाट विल बी माय वैन डर वाल्स रेडियस. सेम लॉजिक हम लगाएंगे. वैन डर वाल्स रेडियस विल बिकम हाउ मच, वैन डर वाल्स रेडियस विल बिकम, आई विल से इट इज हाफ ऑफ डी. बट इन दिस केस देखो, कोवलेंट में ओवरलैपिंग की वजह से कम आता था, मेटालिक में बिल्कुल टच कर रहे थे तो इसलिए इक्वल आ रहा था. और इस केस में ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया है, यू कैन सी देयर इज एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. So because of this, the van der Waals radius is greater than that of the van der Waals radius is greater than that of the actual radius of the atom. Radius of atom. Now why does this happen? Because of the distance between the atoms. There is certain distance between the atoms. Okay, because of that particular distance between the atoms, हमारा जो एक्चुअल रेडियस है उससे हमारी वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा आती है. ठीक है. सो टेल मी हु इज़ द ग्रेटेस्ट रेडियस. अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक ही एलिमेंट का मैं वैन डर वाल्स निकालूं, मेटालिक निकालूं और
कोवलेंट निकालूं तो क्या होगा, वैन डर वाल्स रेडियस इज द लार्जेस्ट रेडियस, okay, it will be the largest or greatest, then metallic, no overlapping nor extra distance, metallic radius, and who is the smallest one, the covalent radius happens to be the smallest radius, okay. But ये ध्यान रखना, van der Waals radius is only used for inert gases, it is only used for inert gases, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं आती हैं या कोई कोवलेंट बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्डिंग, देयर इज नो बॉन्डिंग प्रेजेंट, ओके। मेटालिक रेडियस कब यूज करते हो, जब मेटालिक बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट रेडियस कब यूज करते हो, जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। वैन डर वाल्स रेडियस कब यूज करते हो, जब देयर इज नो बॉन्डिंग। सो नो बॉन्डिंग वाला कौन सा लॉजिक है, नो बॉन्डिंग वाला सिर्फ एक ही लॉजिक है, और वो कौन सा है, नोबल गैसेस। सो वैन डर वाल्स रेडियस इज used for noble gases only, okay. now coming to the, अब हमने रेडियस पढ़ लिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग जब मूव करेंगे, पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, ओके। सो नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी पूछ रहे थे ना, तो वी आर डूइंग पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। और किसकी पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, एटॉमिक रेडियस की। सो पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल, ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। सो व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि हम लोग एक डायरेक्शन में मूव करें पीरियोडिक टेबल में। सो हमारे पास कौन से डायरेक्शंस हो सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, फाइन। सो आई टेक वन एट अ टाइम। सो सपोजिंग यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम जाते हो। सो टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या चेंजेस होंगे, ग्रुप सेम रहेगा, ओके। यू आर मूविंग अलॉन्ग द ग्रुप, your group is same but periods are going to be different. If you move from top to bottom, group is same, the periods are going to be different. And what do you mean by if period is different, period is varying, period varies. What does period signify, period signifies the number of orbits, shells or orbits. So that means my number of shells are going to change, okay, but number of valence electrons will remain same. So for example, if I talk about group 1, supposing we talk about group 1 elements, so group 1 elements में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट पीरियड में आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। देन सेकेंड पीरियड में आएगा तुम्हारे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तुम सेवेंथ भी लिख सकते हो, बट आई एम मूविंग टिल सिक्स, स्पेस कम होने की वजह से। सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो यू कैन चेक 2, दिस विल बिकम 2,1, इसका लिखोगे तो 281, देन यू विल राइट 2881, इसका लिखोगे तो ये तुम्हें कैसे करना है ये हम लोग बाद में करेंगे। देन लाइक दिस, एंड दिस विल बिकम 2, 8, 18, 18, 8 and 1. So check what is happening. What is happening as I am moving down the group? What is happening? There is an addition of an extra orbit. So what do you think? If you are keep on adding an extra orbit, what will happen? The atomic radius will tend to increase. Okay. So can I say on moving top to bottom what happened? Atomic radius will increase due to the addition of an extra energy level or an extra orbit. Okay. So what is this? What is happening over here? As we move from top to bottom along a group, the atomic radius
increases due to the addition of extra energy level. ओके, सो एक शेल, दो शेल ऐसे कर रहे हैं तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल और यू कैन से एक्स्ट्रा ऑर्बिट. ओके, एंड इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो वो भी देखोगे कि n स्क्वायर, मतलब अगर एक ऑर्बिट बढ़ाते हो तो डिस्टेंस जो होता है ना वो n स्क्वायर से बढ़ता है. मतलब जैसे अगर ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये r डिस्टेंस पर है, तो जो दूसरा ऑर्बिट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 के स्क्वायर के डिस्टेंस पर होता है. इसका 4 टाइम्स होता है. जो थर्ड ऑर्बिट होता है वो इसके 9 टाइम्स के डिस्टेंस पर होता है. फोर्थ ऑर्बिट लगभग 16 टाइम्स के डिस्टेंस पर होता है. एंड देन यू कैन से 25 आर एंड सो. फाइन, सो यू कैन जस्ट सी as I am moving away from the nucleus with the addition of an extra shell, the atomic radius will keep on increasing. Can you check it? Okay, so generally you can say atomic radius is directly proportional to n square. Okay, and n का मतलब है number of orbit. So अगर हाइड्रोजन r डिस्टेंस पर है तो लिथियम 4r पर होगा, ये लगभग 9r पर होगा, ये 16r, ये 25r, 36r एंड so on. अब सेम थिंग यू कैन डू फॉर ग्रुप 2, ग्रुप 3, 13, ग्रुप 15 एंड एवरीवेयर. सेम थिंग विल बी फॉलोड फॉर ऑल दी ग्रुप्स. मैंने एग्जाम्पल एक का दिया है बट इट विल बी फॉलोड फॉर ऑल दी ग्रुप्स. फाइन, नाउ मूविंग फ्रॉम, अब दूसरा डायरेक्शन क्या है? इफ आई मूव हॉरिजॉन्टली. Okay, now I have moved vertically, so now I am moving horizontally. So second direction क्या है? On moving from left to right, in a period. अभी पीरियड सेम रहेगा, ग्रुप्स वैरी करेंगे. ठीक है, आई एम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल हैपन, सपोजिंग आई टेक सेकेंड पीरियड. हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं. तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है, अभी हम इनर्ट गैसेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर हमारा ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप 1 है. यू नो दैट दिस इज ग्रुप 2. ओके, ये देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ज़रा. सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सॉरी, दिस इज 3, सो यूल राइट 2,1. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2. इसका क्या लिखोगे? 2,3. इसका 2,4, देन 2,5, देन 2,6 and this is 2,7. Tell me which group it will belong to. Group boron will belong to which group number? 13. मैंने बोला था ना 1 और 2 नहीं आ रहा है लास्ट में, तो 10 ऐड करना है. ठीक है, सो बेसिकली मैंने 3 to 12 वाले ग्रुप्स अभी स्किप कर दिए हैं, बाद में कर लेंगे. ओके, सो ये तुम्हारा ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 14 का. 10 ऐड करते जाओ. देन दिस इज ग्रुप 15. आई एम टॉकिंग अबाउट 16 एंड ग्रुप 17. सो मैंने तुम्हें बताया था ग्रुप 1 and 2 आर S block elements. This is I'm talking about only S block and P block right now. And group 3 to 18 are P block. So I am talking about S block and P block right now. I have skipped about D block. D block हम बाद में पढ़ेंगे. Okay? So अभी हम सिर्फ S block और P block के properties को पढ़ रहे हैं. So tell me, इस केस में इसके पास कितने ऑर्बिट्स हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताओ. ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इसके पास कितने हैं? 2, 2, 2 and everywhere it is 2. So that means when you move along the period, what happens? The number of orbit remains same. So if number of orbit remains same, हमने तो ये पढ़ा था कि ऑर्बिट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा. तो यहाँ तो ऑर्बिट सेम रह गए, तो अब हम कौन सा लॉजिक लगाएं? तो
यहाँ पर तुमको रेस्क्यू कौन करेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेम, तुम्हारा पहले वाला लॉजिक नहीं लग सकता, तो यहाँ रेस्क्यू करने कौन आएगा, यहाँ कौन सा लॉजिक लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा लॉजिक लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, सिंस नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेम, जब हमारा एक कॉन्सेप्ट फेल हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेम, देन हु विल रेस्क्यू अस, then I will be rescued by, then effective nuclear charge plays the major role. Okay, so who is going to determine the atomic radius now? It is going to be the effective nuclear charge which will determine the atomic radius. So tell me, atomic radius क्या हो जाएगा? So I have already told you, effective nuclear charge ज़्यादा, atomic radius कम। लेकिन ये लॉजिक कब फॉलो होगा, when the number of orbits are similar, orbit is similar. Okay, so check it. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया लिथियम, तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स का चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। सो टेल मी, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ये लिथियम था, या फिर हम लोग ले लेते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर 7p है और ये है, ये भी लगभग 4r डिस्टेंस पर है और ये भी लगभग 4r डिस्टेंस पर है। सो टेल मी, मैग्नेट तो ये अंदर का फोर्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डिस्टेंस सेम है, फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एंड डिस्टेंस सेम है, हु विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर पुल, हु विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर पुल। मतलब तुमने क्या किया, अंदर का मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, सी दिस इज हैविंग हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे सेम डिस्टेंस के लिए, दिस इज सेम डिस्टेंस, so distance is same but internally the effective nuclear charge is high and you can say it is experiencing more pull of attraction. So if it is experiencing more pull, effective nuclear charge is strong, so that means what, the size will decrease. That's what I have written. If the effective nuclear charge is high for the same number of orbit, मतलब distance same है, और उस केस पर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे, और ये किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे तो साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सी, सेम ऑर्बिट्स बट एटॉमिक नंबर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स अंदर से न्यूक्लियस जोर से पुल करना स्टार्ट कर दे रहा है, अंदर से न्यूक्लियस अगर जोर से पुल करना स्टार्ट कर दे रहा है तो मेरे ऑर्बिट में क्या आ जाएगी, श्रिंकिंग, the size will start decreasing. Okay, so what is it, for the same period, as atomic number increases, number of protons in the nucleus increases, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस विल इंक्रीज, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस हाई अट्रैक्टिव फोर्स, एंड ड्यू टू दिस हाई अट्रैक्टिव फोर्स it will be compelled to move closer to the nucleus. So hence valence electron will move closer to the nucleus, and if the valence electron moves closer to the nucleus, मेरे atomic radius पे क्या फर्क पड़ेगा, my atomic radius will decrease. That's what I have written, that atomic radius is indirectly proportional to atomic number क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा था, तुम बोलोगे यहाँ पे भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, हाँ आई डू एग्री, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, ठीक है, बट अलॉन्ग विद द एटॉमिक नंबर, एज द एटॉमिक नंबर वाज इंक्रीजिंग, द एटॉमिक रेडियस वर आल्सो इंक्रीजिंग।
check it yourself, as the atomic numbers were increasing, the atomic radius was also increasing. तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज आया था वो रेडियस ने बढ़ करके उसको कंपनसेट कर दिया. जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया रेडियस भी बढ़ता गया, तो वो कंपनसेट हो गया. एंड ओके, सो वहाँ पर एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस उतना नहीं आया क्योंकि डिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया, स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस बढ़ गया. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस नहीं आया. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस सेम रह गया. यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सेम रह गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया. तो इसकी वजह से हमारा जो ऑर्बिट है वो श्रिंक कर जाता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. सो टेल मी अगर मुझे सेकेंड पीरियड के लिए बोलना होगा, सेकेंड पीरियड के लिए ओके, सो सेकेंड पीरियड में सबसे बड़ा रेडियस किसका आएगा? सेकेंड पीरियड में किसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा आएगा? इट विल बी लिथियम, देन बेरिलियम, देन उससे छोटा बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन. ओके, सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right, what tends to take place? Atomic radius decreases due to increase in effective nuclear charge. Okay, and second period में d block नहीं होता, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है. Similarly, if I do it for third period, so tell me क्या हो जाएगा? सोडियम, देन कौन आएगा? बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम, देन इट इज गोइंग टू बी aluminium, then silica, then phosphorus, and then sulfur, and then chlorine. So you can check it yourself. ये atomic numbers हो गए, and they all are containing 3 shells, 3 orbits. सबके 3 orbits ही आ गया. तो 3 orbits का मतलब because the number of orbit is same, so atomic number increases on moving left to right. Increases on moving left to right. That means the effective nuclear charge is increasing, and effective nuclear charge is increasing. Hence, my atomic radius is decreasing. ये मैंने किसका order लिखा है? This is the order of atomic radius. This is the order of atomic radius. So tell me, who has the highest atomic radius in the period? Who has the highest atomic radius in the period? Alkali metals. That is your group 1 elements has the highest atomic radius in a period. They have the highest atomic radius in a period. Okay. सो देखो यहाँ पर मैंने तुम्हारे को एक पिक्टोरल वे में बताया. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज. वाई? बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज. एंड देखो इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है, इसका हीलियम का छोटा हो जाएगा. देन यहाँ पे देखो ये लिथियम बड़ा है मैक्सिमम, और जैसे जैसे यहाँ जा रहे हो छोटा होता जा रहा है. सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर charges, and on moving down the atomic radius increases due to the addition of extra energy level. और you can say तुम्हारे लिए इसमें 18th ग्रुप भी इंक्लूडेड है बेटा. अब हाँ 18th भी इंक्लूड है, मैंने अभी नहीं कराया, तो तुम यहाँ तक सोचो बस. ठीक है, अभी यहाँ तक सोचो. फाइन, अभी उसका लॉजिक हम लोग करेंगे. फाइन. तो अभी मैंने तुम्हें बोल ही दिया था, मैंने सिर्फ एस और पी कराया है, अभी मैंने तुम्हें वो नहीं कराया. सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस 1 कॉन्सेप्ट एट अ टाइम. सो टेल मी हु हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस. देखो किसका मैक्सिमम होगा? ये देखो ये मेरा मैक्सिमम है. देखो ऑन मूविंग इसका सबसे बड़ा होगा, और ऐसे जाओगे तो डिक्रीज हो रहा है. सो हु हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस? एल्कली मेटल्स का जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका मैक्सिमम होगा. और किसका